नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूँ राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे फ्री बीज के बारे में। दरअसल मुफ्त की जो चीज़ें सरकार बांटती, उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन तो नहीं है, लेकिन ऐतराज़ बहुत सख्त है। और ऐतराज़ ये कि दिल्ली में शहरी आवास को लेकर, मुफ्त आवासों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दो माननीय न्यायाधीशों की जो बेंच है वो उस पर बातचीत कर रही है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आखिर कब तक चलेगा, मुफ्त की रेवड़ियाँ। उन्होंने कहा कि इससे हम एक ऐसी जमात तैयार करें जो परजीवी है और निश्चितता इससे बढ़ रही है, और ये कब तक चलेगा इस पर भी बातचीत है। मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम सीधे विषय पर आएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को फटकार क्यों लगानी पड़ी। देश में फ्री बीज की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में, जब कामराज दक्षिण भारत के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने 10 साल के लिए शुरू किया था, जब तक वो सीएम थे, कि वहाँ के स्कूलों में मुफ्त की शिक्षा और भोजन। दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत होती है और अब ये पूरे देश में एक ऐसे लाइलाज रोग की तरह फैल गया, जो मुफ्त में लाडली बहनों के लिए पैसा, मजदूरों के लिए मुफ्त में अनाज, लोगों को फ्री बिजली, फ्री पानी, और इससे देश की हर स्टेट कर्ज में आ गई है और उसके साथ साथ केंद्र भी मुश्किल में है। और ये जो मामला है, भारत की जो वित्तीय हालत है, आज नहीं तो कल उसके लिए संकट की घड़ी लेकर आएगा, ऐसा हर वित्तीय विशेषज्ञ कहते हैं। चर्चा की शुरुआत में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव कह चुके हैं कि फ्री बीज और मुफ्त के उपहारों को लेकर सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि इससे क्या नफ़ा और नुकसान हो रहा है। इसी पर विस्तार से बात चर्चा के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे 4 मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी स्टूडियो में हैं। कमल राठी जी सामाजिक सरोकार से जुड़े हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। दिल्ली से नागेंद्र सिंह परमार जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और टेलीफोन लाइन पर हैं जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत, नागेंद्र जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। तो आपसे करना चाहते हैं कि ये जो मामला है, कहीं ना कहीं से इसकी आवाज़ आने की ज़रूरत थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पर अच्छा इनिशिएटिव लिया ही है, लेकिन पिछले कुछ समय से देश के अलग अलग वर्गों में ये बात चल पड़ी है कि वोट की राजनीति के चलते जिस तरह सब कुछ गड़बड़ किया जा रहा है मुफ्त के नाम पे, वो कहीं ना कहीं देश की और राज्यों की सेहत के लिए कतई अच्छा नहीं है। आप ये देखिए, कमजोर, साधनहीन और गरीब तबके को कल्याणकारी योजनाओं के जरिए सशक्त बनाया जाना तो समझ में आता है, लेकिन सशक्त बनाने की बजाय हम उन्हें आश्रित बनाते जा रहे हैं, ये कहाँ तक ठीक है। और कल्याणकारी योजनाओं का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं गरीब, साधनहीन और कमजोर तबके को कुछ समय तक किसी तरह की सुविधाएं या संसाधन मुहैया करा दिए जाए, लेकिन ताउम्र के लिए उन्हें आश्रित ही कर दिया जाए तो उसका तो कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। आप ये देखिए कि अमूमन हम 2,000 रुपए की किसी भी योजना के तहत किसी एक परिवार को देते हैं, साल के 24,000 रुपए। वो 24,000 रुपए अगर हम उन्हें किसी काम धंधे के लिए, कोई छोटे उद्योग के लिए या किसी और उन्हें स्किल्ड करने के लिए लगाते हैं तो उसकी वापसी संभव है और उनके लिए ताउम्र के लिए कुछ ना कुछ एक रोजगार पनपने की संभावना है। लेकिन सिर्फ वो दे दिए जाए और वो हर महीने उन्हें खर्च कर दे तो इसका तो अर्थ कतई नहीं रह जाता ना। मुफ्त के बजाय समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ा जाए, जो कोर्ट ने कहा। इसमें मैं आपके साथ एक आंकड़ा और जोड़ना चाहता हूँ। 2022 और 23 का आरबीआई का आंकड़ा है 31 राज्य सरकारों का, जिसमें उन्होंने कहा है कि 31 राज्य सरकारों ने बाजार से जो धार लिया वो थे 5,42,000 करोड़ रुपए, और ब्याज की जो लाइबिलिटी थी उसके अगेंस्ट वो थी 4,60,000 करोड़। ये बताता है कि हमारे राज्यों की और देश की अर्थव्यवस्था इस मुफ्तखोरी के चलते किस तरफ जा रही है। देखिए, सर्दी से बचाव के लिए शेल्टर होम बनाना, कोविड जैसी आपदाएं उस समय मुफ्त अनाज देना लोगों को, प्राकृतिक आपदाएं जाती है, कई समुद्री तूफान आ गए या किसी और तरह के भूकंप आ गया किसी और के लिए, उस समय कुछ लंबे समय तक जब लोग बाग एकदम से साधनहीन हो जाते हैं, उस समय तक उनके लिए कुछ करा जाना बिल्कुल बेहद सही है और जरूरी भी है। और कमजोर और साधनहीन तबके को कुछ समय तक तो उनके लिए करा जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि मानवीय जीवन का बहुत बड़ा मूल्य होता है। लेकिन हम दीर्घकालिक तक सिर्फ उनको इस मुफ्तखोरी के ही बहाने पाले जाए, पोसे जाए
और उनमें भी हम ये भाव ला दें कि क्योंकि मुफ्त योजनाओं के चलते ना तो रचनात्मकता लोगों में बचती है और ना काम करने की प्रवृत्ति बचती है, तो ये तो देश और राज्यों के लिए बहुत घातक है। जी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो स्वागत योग्य है। बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की वो एक तरह से देश की आवाज़ भी है। जो मुफ्त में मेरे ख्याल से जो सामान लेते हैं वो भी मन में सोचते होंगे कि आखिर सरकार को ये कब तक बांटना चाहिए। ये हमारी एक कल्पना है, लेकिन लोग परेशान है कि मुफ्त की वजह से देश में श्रमिक महंगे हो रहे हैं, उससे लागत बढ़ रही है। श्रमिक को आप मुफ्त के बजाय काम के बदले पैसा दीजिए, अनाज दीजिए, वो तो ठीक है, लेकिन फ्री में आप अगर घर बैठे उनको 3,000 रुपये देंगे, फ्री में आप उनको अन्न देंगे, गेहूं चावल देंगे, फ्री में बिजली देंगे, फ्री में पानी देंगे, तो ये देश को एक तरह से आर्थिक दिवालियेपन की तरफ ले जाएगा। हमारे साथ रमेश सिंह जी भी हैं। रमेश जी, आपकी राय। जी, सरकारों ने, राजनीतिक दलों ने, मैं ये मानता हूँ राजनीतिक जो लोग होते हैं वो बहुत शार्प माइंड होते हैं। वो आम आदमी की जो समस्याएं हैं, चाहे वो कृषि से संबंधित समस्या हो, चाहे रोजगार से संबंधित हो, चाहे वाणिज्य व्यापार से संबंधित हो समस्याएं, ये ऐसी समस्याएं हैं, इनसे डायरेक्ट ना उलझ के वो इन समस्याओं का स्थायी समाधान करने की बजाय वो वोट के लिए शॉर्टकट अपनाता। वो लोगों को जैसे लाडली बहन योजना में पैसे दे दिए, या ये जो फ्री बिजली दे दी, फ्री पानी दे दिया, इनसे मैंने ये देखा है कि आम आदमी इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है, वो वोट दे देता। इसका असर क्या होता है? इसका असर ये होता है कि आप देखिए, मध्य प्रदेश शासन ने 1200-1500 रुपए लाडली बहना योजना का के रूप में दिए और इससे उसे बम्पर वोट मिल गई, जबकि उन्हीं महिलाओं के घरों में कृषि उत्पादन में धान की और गेहूं की जो एमएसपी इसी सरकार ने घोषित की थी, उसमें उसी एक परिवार को 2 से 3 और 4 लाख का घाटा हुआ। यानी आम आदमी को 4 लाख का उसकी जेब काट के उसको 15-20 हजार रुपए साल भर के दे के और अपना काम, अपना उल्लू सीधा कर लिया। इसके ये पॉलिटिकल लोगों का एक शॉर्टकट है और वो ये जानते हैं कि आम आदमी इतना बेवकूफ है कि वो इसकी गहराई में नहीं जाता। इसके जो दीर्घकालिक परिणाम है वो इतने खतरनाक है कि एक देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो निकम्मा हो चुका है, जो घर पे सोता है, टीवी देखता है, गाने सुनता है और इसके बाद शाम को घर से निकलता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, सट्टा लगाता है। इन आदतों के लिए जिस पैसे की जरूरत पड़ती है, फिर वो रात में, गांवों में आजकल बहुत चोरी होने लगी है, उसी का नतीजा है। जंगलों में चोरी करके शराब की चोरी करके वो बेचते हैं, जंगलों की चोरी करके बेचते हैं, लोगों के घरों में घुस के चोरी करके बेचते हैं, खेतों में मोटरें पड़ी हुई है उनको ले जाते हैं, कृषि के जो उपकरण है उनको बेच देते हैं, बिजली की लाइनें चोरी करके बेच देते हैं, पूरा ट्रांसफार्मर बेच देते हैं, ट्रांसफार्मर का ऑयल निकाल के बेच देते हैं। ये जरूरतें इस तरह पूरी करना पड़ रही। अगर आदमी मेहनत करके, अगर उसको फ्री भी नहीं मिलता तो उसे मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करता है तो शाम को आके खाते सोता। तो इस तरह से ये जो फ्री भी है, इस फ्री भी ने इस देश में एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया है, आर्थिक संकट, कि जो आज तो उसका जो स्वरूप है छोटा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन भविष्य में इसके दुष्परिणाम इस देश को बहुत खतरनाक भुगतने पड़ेंगे और देश गृह युद्ध जैसी स्थिति में चला जाएगा। जी, तो कह सकते हैं कि योगी राज जी, सारा मामला खतरनाक है और जिसकी शुरुआत मैंने कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों से हुई थी 1954 में। बाद में फिर ये परवान चढ़ता चला गया। जयललिता ने अम्मा रसोई शुरू कर दी, फिर वोटरों के लिए साड़ी, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, प्रेशर कुकर, ये सब देना शुरू कर दिया। अब इसके चलते हुआ ये कि आप शुरुआत की थी कामराज जी ने 1954 से 63 की भी जब वो रहे, अन्ना दुराई जी ने इसमें 4.5 किलो चावल फ्री कर दिया। फिर एमजी रामचंद्रन जब आए वहाँ की सत्ता में तो उन्होंने स्कूल में फ्री भोजन भी कर दिया। एनटी रामा आया तो 1980 में उन्होंने 2 रुपये किलो चावल शुरू कर दिया। ये मामला पहले उत्तर दक्षिण भारत के राज्यों में था, लेकिन हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ शिवराज जी ने जन्म से लेकर मृत्यु तक सब फ्री कर दिया। बेटी बच्चे पैदा होते हैं तो मैटरनिटी के लिए सरकार मदद करती, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटी को बढ़ाने के लिए आपने उसके खाते में पैसे जमा कर दिए, जब वो बड़ी होती तो लखपति बन जाती। लेकिन उसके बाद आपने कहा कि मृत्यु पर भी महिलाओं को पैसे देना शुरू कर दिया। इससे सरकारें तो आ गई, लेकिन फिर वित्तीय व्यवस्था चौपट हो गई। जितना सरकार का बजट है
उसी के आसपास सरकार के ऊपर कर्ज भी है। और ये स्थिति खाली मध्य प्रदेश की नहीं है। अगर हम पंजाब की बात करें तो और ख़राब हालत है, दिल्ली की बात करेंगे और ख़राब हालत होती जा रही है, गुजरात की बात करेंगे और स्थिति खराब है। तो पूरे देश की वित्तीय व्यवस्था चौपट होने के संकट की तरफ है। अभी हम सिर्फ खोखले पेड़ की तरह हैं, ऊपर से ठीक दिख रहे हैं, लेकिन वित्तीय हालत के मामले में हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आपकी राय? देखिए राघवन जी, इसका सबसे अच्छा उदाहरण अभी आपको दिल्ली चुनाव में देखने को मिला। बात कही गई, मजाक में कही गई, लेकिन बात ये भी कही गई कि एक प्लेन दिल्ली से कहीं और जा रहा था तो लोग कहने लग गए यही उतर जाओ, यहाँ सब कुछ फ्री है। इतनी घोषणाएं वहाँ राजनीतिक दलों के द्वारा की गई कि बस यहाँ आप आ जाइए, बाकी सब सरकार आपका खर्च उठा रही है। लोग दूसरे देशों से दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं। अब आप यदि ऐसी स्थिति ये रहेगी लगातार तो इस देश की हालत क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट, जर्नलिज्म के लोग, विशेषज्ञ लोग ये इस पर अपनी चिंता जताते रहे हैं, जता ही सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्टैंडिंग ऑर्डर जारी करने चाहिए। इसी खबर में ये भी है कि इसको रिश्वत माना जाए। ये जिस तरह की जितनी भी फ्री ब्रीज की जो घोषणा है उसको रिश्वत की तरफ ट्रीट किया जाए और ऐसी घोषणा करने वालों को जेल में डाला जाए। क्योंकि आप टिप्पणी करके केवल एक विचारोत्तेजक बहस आप कर सकते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि बिल्ली की गले में घंटी क्यों बांधे? भाई ये राजनीतिक दल जो होड़ मची हुई इन राजनीतिक दलों में कि कोई कहता है कि हम 1500 रुपये देंगे महिलाओं को, तो कोई दूसरे क्षण घोषणा कर देता है कि हम 2100 देंगे, और अब तो हद हो गई 3000 तक देने के लिए लोग राजी हो गए। तो कहने का अर्थ है कि सिलसिला थमेगा कैसे और कौन इसको थामेगा? बिल्कुल। मैं लौटता हूँ आपके पास। दरअसल आपके माइक्रोफोन में दिक्कत है, उसको ज़रूर आप थोड़ा एडजस्ट कर लें योगीराज जी। दूसरी बात ये कि मैं ये ज़रूर कमल राठी जी आपसे पूछना चाहूँगा कि चाहे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय हों, वहाँ के याचिकाकर्ता शशांक श्रीधर जी हों, उन सब ने फ्री बीज को लेकर इसके साथ साथ आपत्तियाँ दर्ज की है। आम नागरिक भी कई बार हर प्लेटफॉर्म पर इस पर ऐतराज़ करता रहा है। ये सिस्टम ज़रूरतमंदों तक तो ठीक है, लेकिन ये ठीक अब वैसे ही होता जा रहा है जैसे आरक्षण शुरू हुआ था देश में 10 साल के लिए आज़ादी के बाद, और आरक्षण अब 75 साल बाद भी उसने अपना दायरा इतना बढ़ा लिया कि वो 50% के ऊपर चला गया। अगर आरक्षण से स्थिति बेहतर होती तो उसे घटना चाहिए था। अगर वो घटता नहीं तो कम से कम बढ़ता नहीं। इसका मतलब कि आपकी जो आरक्षण की नीति है उस पर आपको पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। उसी तरह मुफ्त की आप घोषणा करें, लेकिन अगर ये दायरा लगातार बढ़ेगा, इसका मतलब कि मुफ्त की घोषणा करने का कि जो रिजल्ट आ रहे हैं वो अगर बेहतर आते तो ये दायरा घटता, लेकिन आप इसको और विस्तार देते जा रहे हैं। पहले एक राज्य में था, फिर बिजली तक सीमित था, फिर किसानों की कर्ज माफ़ी तक बात पहुंची, उसके बाद तो ये अनंत काल तक जा रहा है और इसमें हर चीज़ इसमें शामिल हो रही है। जयललिता जी ने जब अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री थी आंध्र प्रदेश की, तब तमिलनाडु की, उन्होंने उस वक्त महिलाओं को साड़ी फ्री, भोजन फ्री, अम्मा रसोई, उसके बाद वॉशिंग मशीन, और अगली सरकारों ने, हम करुणानिधि की बात करें तो उन्होंने कलर टीवी की बात कर दी। कलर टीवी जो है वो देने की बात होगी। तो इसका कोई अंत नहीं है और सारा बोझ अर्थव्यवस्था पर आ रहा है, और उसके चलते हालत यह है कि स्थिति दिन ब दिन कमज़ोर होगी। टैक्स देने वाले टैक्स देते चले जाएंगे, और सरकारें तो, पार्टियां तो सत्ता चाहती है, उसके बदले में उन्हें चाहे जो कुछ करना पड़े। इस हमाम में क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी, क्या AIADMK, क्या DMK, हर पार्टी इसमें जो है वो नंगी है, मेरा मानना है। आपकी राय? मामला बहुत संवेदनशील और भविष्य से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, आपकी बिल्कुल सही बात है। और आज एक लगभग फ्री बीज जैसा ही कि जिनको आवास नहीं है जी, उनको आवास सरकार को उपलब्ध कराना और वो संवैधानिक दायित्व है, इसको लेके एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगी हुई थी, जिसमें चर्चा के दौरान प्रशांत भूषण जी ने कोई बात रखी तो माननीय न्यायाधीश महोदय ने तत्काल कहा कि भाई मेरा खुद का अपना अनुभव है, मेरा परिवार भी कृषि बैकग्राउंड से आता है, और महाराष्ट्र में चुनाव के पहले जो घोषणाएं हुई तो कृषि के क्षेत्र में भी हमें लेबर नहीं मुहैया हो पा रही। तो आप ये समझेंगे कि जो फ्री बीज है इसको एक तरीका था कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तरीका था मनरेगा, कि आदमी कुछ रोजगार करता था उसे कुछ पैसा मिलता था, वहाँ तक तो ठीक थी स्कीम। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो फ्री बीज की स्कीम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है,
उस बढ़ने का दबाव भी इतना है कि जब मध्य प्रदेश में कुछ कांग्रेस की जब सरकार आई थी बीच में, उनने बिजली के बिल में कुछ 100 यूनिट फ्री किया था। फिर सरकार पलटी, भारतीय जनता पार्टी की आई, तो उन्होंने वो 100 यूनिट ख़त्म किया। ख़त्म करते से महीने 2 महीने में उन्हें वापस चालू करना पड़ा। तो फ्रीबीज का जो इतना दबाव है सरकारों पे, और सरकार को अब राजनीतिक रूप से अपने आप को बनाए रखने के लिए, और जो रिजल्ट भी देख रहे हैं, जैसे झारखंड देख लें, महाराष्ट्र देख लें, जो राजनीतिक विश्लेषकों के जो विश्लेषण है वो भी ये कह रहे हैं कि जो लाडली लक्ष्मी योजना और इस ढंग की योजनाओं के कारण ही सरकारें वापस सत्ता में आई। तो ये चीज़ें देख रहे हैं, तो लोगों को, चूंकि राजनीतिक दल को तो सत्ता में आने का मतलब होता है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी का हो, तो उसे एक आसान तरीका देखा कि ये एक आसान तरीका है, जब हम कुछ पैसा बांट देते हैं तो उससे हम सत्ता में फिर बने रहते हैं। इसके फ़ायदा बहुत लिमिटेड है, नुकसान ज़्यादा है। फ़ायदा भी इसका देखना चाहिए कि फ़ायदा इस पैसे को इकोनॉमी में आएगा, ये पैसा आदमी खर्च करेगा, तो कहीं ना कहीं अब जैसे अमेरिका वगैरह में सोशल उसके लिए आपके सोशल सिक्योरिटी है, तो आप स्वास्थ्य में दे दीजिए, आप शिक्षा में दे दीजिए, आप स्कूल शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, अच्छे कॉलेज सारे निःशुल्क कर दीजिए। जो बच्चा कंपटीशन से आए उसे निःशुल्क पढ़ने दीजिए। स्वास्थ्य आप फ्री कर दीजिए कि कोई भी आदमी किसी भी हॉस्पिटल में जाए फ्री इलाज करा ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा कैश बांटना और इस ढंग से लोगों को प्रलोभित कर उसके माध्यम से वोट पाना, ये कहीं ना कहीं मतलब डेमोक्रेसी पे भी खतरा है और लोगों की आदतों पे भी खतरा है, और उससे लोगों को बहुत सारी तकलीफें आई रही हैं और भविष्य में और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। वित्तीय संकट सबसे बड़ा है, क्योंकि इसके बाद आर्थिक अराजकता की स्थिति बनेगी और आर्थिक आपातकाल की तरफ देश जाएगा, क्योंकि हर राज्य का जो कर्ज है वो उसकी आय के आसपास पहुंच गया है। जी योगीराज जी, आप अपनी बात करते उसको पूरा करें, फिर मैं नागेंद्र जी की तरफ आऊँगा। मैं ये बोला था राघवन जी कि ये सब वो वैसे ही मामला है कि आखिर ये बिल्ली की गले में घंटी कौन बांधेगा। सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर सकती है, या तो सुप्रीम कोर्ट स्टैंडिंग ऑर्डर जारी करे कि अब हम इस यदि फ्रीबीज की घोषणा की तो हम बंद कर देंगे आपको। ये सब रिश्वत के तहत आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इस बारे में। क्रिमिनल केसेस आप इस पे दर्ज कीजिए। हाँ, कम से कम इलेक्शन के पहले तो आप ये अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो कम से कम जब आप इतने सख्त होंगे तब जाके इस पर अंकुश लगेगा, वरना ये होगा कि आरक्षण 10 साल के लिए था, अनंत काल के लिए चलता ही चला जा रहा है। और ये सारे जो हैं, चाहे वो आरक्षण हो चाहे फ्रीबीज की घोषणा हो, ये देश के मिटने के लक्षण हैं। ये सरकार इससे बन सकती है लेकिन देश मिट जाएगा। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। और सबसे प्रमुख बात, तुम्ही ने दर्द दिया है और तुम ही दबा दो। ये फ्रीबीज की घोषणा राजनीतिक दलों ने की, अब ये इनके ऊपर जिम्मेदारी है, या तो सब मिल के बैठ जाएं आप, क्योंकि यहाँ तो कंपटीशन, यदि मान लो बीजेपी इसको रोकती है तो अगले चुनाव में दूसरी पार्टियां तो उनके ऊपर खड़ी हुई है कि हम दे देंगे आपको आके। तो ये अब इन राजनीतिक दलों को तय करना पड़ेगा, मिल बैठ के तय कर लें कि चुनाव के पहले या एक बजट का इतना हिस्सा ही हम फ्रीबीज में देंगे, उससे ज़्यादा दे ही नहीं सकते। इस पर एक स्टैंडिंग ऑर्डर जारी हो, सारे राजनीतिक दल इस पर सहमति जताएं, वरना ये होगा कि जिसने भी ये कदम उठाने की कोशिश की, जैसे आज तक आरक्षण को समाप्त करने की हिम्मत राजनीतिक दल नहीं कर पा रहे। हमने देखा है कि बीजेपी मोहन भागवत ने एक टिप्पणी कर दी थी तो बिहार चुनाव में उलट गए थे। तो आप किसी भी राजनीतिक दल ये उठा ही नहीं सकता ऐसा स्टेप। असल में एक पूरी जमात मुफ्तखोरी की तरफ देश की पार्टियां धकेल रही हैं। ऐसा नहीं कि देश के लोग मुफ्त में कोई चीज़ चाहते हैं, लेकिन अगर किसी को मुफ्त मिल रही है तो इनकार भी कौन करेगा। आप घर बैठे हैं, आप एक वर्ग को तो दे रहे हैं, आप फ्रीबीज दे के आप गरीब कल्याण के नाम पर आपने घर दे दिए, राशन दे दिए, तमाम किसानों को आप तमाम तरह के रकम दे रहे हैं, मुफ्त MSP की भी बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप किसको नाराज कर रहे हैं। दिल्ली में आज जो हालत हुई है, आपने एक मिडिल क्लास को नाराज किया, और दिल्ली की सड़कों में आपने प्रदूषण बढ़ा दिया, यमुना की सफाई पर आपने ध्यान नहीं दिया, आपने मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी, और गरीबों को नाम पे आप मुफ्त में योजनाएं लुटा रहे हैं। उसका परिणाम ये हुआ, सत्ता से बाहर होना पड़ा सरकार को। तो या तो कल्याण की योजनाएं सभी के लिए होनी चाहिए, फ्री फॉर ऑल, सबको मिलेंगी, सबको लाभ मिले, लेकिन ऐसा आप कर नहीं सकते। एक वर्ग को आप लाभ पहुंचा के दूसरे वर्ग को आप गड्ढे में ढकेल। लेकिन उसके लिए तो अगर आपके पास पैसा भी है तो वो कब तक चलेगा। बिल्कुल, मुफ्त की कोई भी चीज़ आप अगर देंगे तो एक सीमा के बाद तो वो सरकार पर ही बोझ बनेगी और फिर आर्थिक स्थिति खराब होगी, महंगाई बढ़ेगी, अराजकता की स्थिति बनेगी। नागेंद्र जी, जो सारा मामला वो इस पर है कि चुनाव के पहले अगर फ्रीबीज की घोषणा होती है तो वो एक तरह से रिश्वत मानी जाएगी और वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए
अगर शराब बढ़ती है तो आयोग गलत मानता है, पैसा बढ़ता है तो गलत मानता है, तो फिर घोषणा पत्रों में मुफ्त की योजनाओं को आयोग क्यों गलत नहीं मानता है? इसमें आयोग भी पल्ला झाड़ लेता है। सुप्रीम कोर्ट हिम्मत करके इस पर दखल तो दे रहा है, लेकिन उसकी भी अपनी एक सीमाएं हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी जो कानूनी दायरा है उसके भीतर रहकर कोई ऐसे निर्देश जारी करें, कोई ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें आयोग भी शामिल हो, चुनाव आयोग भी और सुप्रीम कोर्ट भी, दोनों मिलकर कुछ करेंगे तो देश में उसका स्वागत होगा, क्योंकि मुफ्त का काम बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, वो दोनों तो हैं ही। देखिए, राजनीतिक दलों की तो ये मजबूरी हो सकती है कि वोट की राजनीति के चलते वो तो ये मजबूरी नहीं बैठते हैं है, आम आदमी। उन्होंने गलत रास्ता पकड़ लिया है। जैसे कोई आदमी शराब पीता है तो वो कहता है कि जान चले जाए मगर मैं शराब बंद नहीं करूंगा। राजनीतिक पार्टियों ने मुफ्त की घोषणा करने का नशा पैदा कर दिया है। उसमें वो मर सकती हैं, लेकिन मुफ्त की घोषणाएं देने के मामले में पीछे नहीं हट सकती। पीछे हटेंगी तो अगला चुनाव हार जाएंगी। तो ये उस नशे की शिकार हो गई हैं, उस ड्रग्स की एडिक्ट हो गई हैं मुफ्त के मामले में पार्टियां। अब तो सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग दोनों मिलकर या अलग अलग कोई ऐसी व्यवस्था करें जो चुनाव के पहले लागू हो और चुनाव के बाद फिर उस पर कार्रवाई हो। आपकी राय? जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के अलावा इसमें एक तीसरा पक्ष और बचता है, वो जो फ्री बीज ले रहा है। लोगों को भी ये समझना होगा कि सबल और समर्थ लोग भी इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। लोगों को ये समझना होगा, उनमें एक आत्मावलोकन, आत्मचिंतन और एक नैतिकता और शुचिता तो बची हुई होनी चाहिए ना, कि भाई इसका ये जो फायदा है ये हमें किस अनर्थ की ओर ले जा रहा है, नागेंद्र जी, ये आप हमें किस गड्ढे की ओर ले जा रहा है, ये कठिन बात कर रहे हैं। जरूरी है। और जी, कठिन बात इसलिए कि कौन आदमी इतना नैतिक बल किसी में नहीं कि मुफ्त की चीज को मना कर दे। लोग तो सड़क पर पड़े हुए पैसे उठा लेते हैं और कहते हैं हमारे ही है ये। जब नैतिक पतन की हालत बहुत नीचे जा रही हो, उसमें जो आप बात कर रहे हैं वो आदर्श तो हो सकती है, लेकिन अकल्पनीय है कि कोई आदमी मुफ्त की घोषणाएं। आप देखिए कि बड़े बड़े लोग फ्री के जो सिलेंडर में जो उनको मिलती थी छूट उसको लेते थे। तो ये कल्पना करना ऐसा होगा जैसे कि कलयुग से सतयुग में चले जाना। जी, बात जल्दी से पूरी करें। जी राघवेंद्र जी, लेकिन इसके चलते समाज बहुत पटना पे है, क्योंकि देखिए जो टैक्स पेयर है और जो सब चीजों का पैसा चुका रहे हैं, एक समय बाद वही फ्री बीज वालों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। समाज में आंतरिक संघर्ष बढ़ेगा इसके नाते। बिल्कुल, कि जो सब चीजों का चुकाते हैं वो ये कहेंगे कि हम तो चुकाते हैं, और एक तरफ मुफ्त वाले लोग हैं करते। आप देखिए ना, 80 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना काल से मुफ्त में या रियायती दरों पर गेहूं और चावल मिल रहा है। 80 करोड़ कितनी बड़ी तादाद है। 140 करोड़ का देश है और 80 करोड़ उसमें फ्री का ले रहे हैं। तो किसान से सरकार गेहूं खरीदती है, चावल खरीदती है, उसको फ्री में बांटती है। तो एक तरह से वो उनके उत्पादन का अपमान भी है, जिसको किसान बहुत मेहनत से पसीना बहा के पैदा करता है। तो स्थिति हमें लगता है कि आगे पीछे जरूर सुधरेंगी। ये एक तरह से शुरुआत के तौर पर देख सकते हैं। ये अभी सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के रुझान आ रहे हैं, लेकिन अगले चुनाव तक कोई ना कोई व्यवस्था बन जाएगी ऐसी उम्मीद करते हैं। समय की कमी है। मैं रमेश जी आपकी तरफ जल्दी से आ रहा हूँ। नागेंद्र जी, अगर एक दो वाक्य में कोई चीज़ कहें तो आप अपनी बात जल्दी पूरी करें। नहीं, बस आप जी, रमेश जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, राघव जी, मैं ये कह रहा था, इसका सबसे बेहतर विकल्प ये है कि सुप्रीम कोर्ट जब केंद्र सरकार को ये आदेश दे कि केंद्र सरकार एक संवैधानिक आर्थिक आयोग बनाए, जो अर्थशास्त्रियों और विशिष्ट किस्म के लोगों का एक आयोग हो, उसको संवैधानिक मान्यता हो, सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन हो, और कोई भी हर राजनीतिक दल को जो भी अपनी घोषणा करनी है, पहले वो घोषणा उस आयोग को जाए, आयोग उसको वैलिडेट करे कि ये कितनी वायबल है, इस देश के लिए जरूरी है नहीं है, इसके बाद ही उसको इम्प्लीमेंट करे। ये व्यवस्था, इसमें क्या है कि पक्ष और विपक्ष दोनों राजनीतिक जो संकट या जो धर्म संकट है उससे बच जाएंगे, और भविष्य में ये विकल्प अपनाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। रमेश जी, इसमें एक चीज और है कि जब तक आयोग के सामने अंतिम निर्णय ना हो तब तक कितने भी चुनाव हो जाए, 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, तब तक फ्री बीज की घोषणा नहीं की जाएगी। ये अगर उसमें मेरे ख्याल से कुछ पैंच लग जाए तो फिर जल्दी से फैसला भी आएगा और मामला भी कुछ सुधर जाएगा। 2-3 वाक्यों में टिप्पणी कमल जी आपकी। आपने जैसे कहा कि चुनाव के पहले और चुनाव के बाद, तो यहाँ चुनाव के पहले 6 महीना पहले कर देंगे, 8 महीना पहले कर देंगे। तो इसके लिए जो रमेश जी बता रहा ना, आयोग बने जी, उसमें सभी दलों के लोग शामिल हो और फिर वो लोग एक यूनानिमस कोई निर्णय बताएं। जी, मैंने एक ऐसा निर्णय मेरे ख्याल से पढ़ा था कि आप जो घोषणा पत्र करते हैं, उस घोषणा पत्र के लिए भी आपको बताना पड़ेगा कि उसका फाइनेंशियल आप कहां से लाएंगे। योगीराज जी, जेपीसी गठित करो ना। विपक्ष जरा सी बातों को लेकर जेपीसी की मांग करता है, जेपीसी के निर्णय तक
कोई घोषणा नहीं होगी, चाहे 2 चुनाव निकल जाए, चाहे 10 निकल जाए। जेपीसी जब कोई निर्णय करेगी तभी कोई चीज़ आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हो जाए तो हम कल्पना कर सकते हैं कोई चमत्कार हो जाए। समय की कमी, मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। योगीराज जी आपका साधुवाद, कमल जी आपका धन्यवाद, नागेंद्र जी आपका धन्यवाद और रमेश सिंह जी आपका बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो मुफ्त की रेवड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार तो है, लेकिन सरकार कितना गंभीरता से लेगी ये देखने की बात है। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बंद रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।